हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, तो किरी जो है, किरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन नेटिव प्लेस नियर धनबद। ठीक है, तो किरी बहुत अमेज थी देख के कि ये सारा एरिया इतना ब्लैक क्यों है। किरी ने सुकांत से पूछा कि ये एरिया इतना ब्लैक और डस्टी क्यों है। ठीक है, तो सुकांत ने रिप्लाई दिया, ये इसलिए इतना डस्टी और ब्लैक है क्योंकि यहाँ पे कोल माइंस है पास में। क्या तुम ट्रक देख सकती हो? दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। नाउ व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? किरी ने पूछा। सुकांत ने कहा कि हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट? क्या तुमने कभी किसी बेकर को बिस्किट बनाते हुए देखा है? जो फ्लोर होता है, मिल्क होता है, शुगर और कभी कभी जो एग्स होते हैं वो एक साथ मिला दिए जाते हैं। ठीक है, जब आप ये खाते हो बेक बिस्कुट, क्या आप इनके इंग्रेडिएंट सेपरेटली देख पाते हो? नहीं ना। जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी रॉक्स ऑन दिस अर्थ। जैसे कि बिस्किट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, मैदा होती है, चीनी होती है, बट खाते वक्त आप नहीं देख पाते हो। ऐसे ही हमारे अर्थ में, रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, ये मिनरल्स स्कैटर्ड होते हैं अर्थ के रॉकी क्रस्ट पर। ठीक है, थ्रू आउट दी अर्थ रॉकी क्रस्ट। ठीक है, नाउ लेफ्ट साइड में डू यू नो देखिए, द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स। तो जो नमक हम खाते हैं ना, और जो पेंसिल का जो ब्लैक पार्ट होता है वो भी मिनरल होता है। ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं और उनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, उन्हें हम मिनरल कहते हैं। मिनरल हमारे अर्थ पे या स्पेस में कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी जगह कोई मिनरल मिलता है, किसी जगह कोई मिनरल मिलता है, और किसी जगह बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, some minerals are found in area which are not easily accessible such as the Arctic ocean bed and Antarctica। देखिए, आर्कटिक ओशन बेड और एंटार्क्टिका हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स में और एक्सट्रीमली कोल्ड है। मिनरल्स वहाँ भी मिलते हैं, बट वहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा इतना ठंडा है और वहाँ के लिए टेक्नोलॉजीज मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग तरीके की चाहिए। ठीक है, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मिनरल अलग अलग तरीके के जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बनते हैं, अलग अलग कंडीशंस के अंदर। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू क्रिएट होते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना। ठीक है, दे कैन बी आइडेंटिफाई, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि उनका कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ मिनरल। मिनरल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मिनरल ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक मिनरल और दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, मेटेलिक मिनरल को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, डू यू नो में आ जाइए राइट हैंड साइड पर। ये रॉक के बारे में बता रहा है। एक रॉक जो होता है, इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल बट विदाउट डेफिनेट कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल होता है उसका डेफिनेट कॉम्पोनेंट्स नहीं होते हैं। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। जिन रॉक्स के थ्रू मिनरल माइन होते हैं उन्हें ओर्स कहा जाता है। ऑल्दो मोर देन 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल हैव बीन आइडेंटिफाइड। हालांकि 2800 तरीके के मिनरल्स आइडेंटिफाई करे जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ 100 आर कंसिडर्ड टू बी ओर मिनरल्स। लेकिन उनमें से सिर्फ 100 ऐसे हैं, 100 ऐसे हैं जिन्हें ओर मिनरल्स माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मिनरल्स को क्लासीफाई करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल में, और मेटेलिक को भी फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स में। ठीक है, तो ये होते क्या हैं एक बार देख लेते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो मेटल को रॉ फॉर्म में कंटेन करते हैं। मेटल हार्ड सब्सटेंस होते हैं और वो कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लश्चर और शाइन। एक तरीके का लश्चर या शाइन उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज ओर आर सम एग्जाम्पल्स। मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेटेलिक मिनरल्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं फेरस और नॉन फेरस मिनरल में। फेरस मिनरल जो होते हैं, जैसे कि आपका आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ, क्रोमाइट्स हुआ, जो आयरन कंटेन करते हैं। ठीक है, और नॉन फेरस मिनरल जो होते हैं जो आयरन कंटेन नहीं करते हैं लेकिन कोई अदर मेटल कंटेन करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। ठीक है, तो फेरस मिनरल वो होते हैं जो आयरन कंटेन करते हैं और नॉन फेरस मिनरल वो होते हैं जो आयरन कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल जो होता है वो मेटल कंटेन नहीं करते हैं, जैसे कि आपका लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सन हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है नॉन मेटेलिक मिनरल के। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल। मिनरल फ्यूल जैसे कि आपके कोल और पेट्रोलियम है, ये भी आपके नॉन मेटेलिक मिनरल हैं। ठीक है, मिनरल्स कैन बी, मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? माइनिंग के थ्रू, डिगिंग के थ्रू और क्वारिंग के थ्रू।
माइनिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी होती है आपकी शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम द रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम मिनरल रॉक के अंदर से निकालते हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस के अंदर से जहाँ रॉक बरीड होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइनिंग, ठीक है। मिनरल्स कुछ कुछ जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ पे नहीं होते, शैलो डेप्थ पे होते हैं, और अगर हम ऊपर का सरफेस हटा दें तो हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सरफेस पे जो आपके मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा शैलो डेप्थ पे नहीं, बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ पे नहीं, शैलो डेप्थ पे, उस प्रोसेस को हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं, ठीक है। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट, जो जब क्या होता है कि मिनरल्स कभी कभी क्या होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अंदर के अर्थ के अंदर होते हैं, तो उनके लिए हमें डीप बोर्स, जिन्हें हम शाफ्ट कहते हैं, वो बनाने पड़ते हैं जिससे वो मिनरल डिपॉजिट तक पहुंच जाए, जो कि बहुत गहराई पर होते हैं, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शाफ्ट माइनिंग। देखिए माइनिंग दो प्रकार की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग तब होती है जब आपके जो मिनरल्स होते हैं वो शैलो डेप्थ पे होते हैं, लेकिन शाफ्ट माइनिंग तब होती है जब आपके मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा डेप्थ पे अर्थ के अंदर होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो अर्थ के सर्फेस के काफ़ी नीचे मिलते हैं, इसलिए शाफ्ट माइनिंग के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। डीप वेल आर बोर्ड टू टेक देम आउट। जो पेट्रोलियम और आपका ये नेचुरल गैस है, इनका एक तरीका है जो निकालने का, वो ड्रिलिंग है, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत ही डीप वेल्स जो है वो डीप वेल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। माइनिंग दैट लाई नियर द सर्फेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वारिंग, ठीक है। मिनरल्स जो सरफेस के बहुत पास होते हैं सिंपली डिग करने से निकाल दिए जाते हैं, उसे हम क्वारिंग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वारिंग देख लीजिए। क्वारिंग क्या होता है कि जो मिनरल सरफेस पे ही पाए जाते हैं, सरफेस के पास, उन्हें निकालने के लिए क्वारिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा होता है आपका माइनिंग। माइनिंग में दो प्रकार की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग होती है जब शैलो डेप्थ पे ही आपके मिनरल्स होते हैं, और शाफ्ट माइनिंग तब होती है जब आपके मिनरल्स बहुत ज़्यादा अर्थ के अंदर होते हैं। ड्रिलिंग जो होती है वो बेसिकली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसी चीज़ों के लिए होती है जो अर्थ के काफ़ी ज़्यादा अंदर होते हैं, ठीक है। जो आपके फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, अर्थ के मिनरल्स आपके अर्थ के बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं, उनके लिए ड्रिलिंग करी जाती है, ठीक है, उन्हें बाहर निकालने के लिए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, डू यू नो यू कैन ऑलवेज टेल इफ़ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। अगर कोई रॉक, ठीक है, कोई भी रॉक कॉपर कंटेन करती है तो वो ब्लू दिखती है कलर में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी रॉक आगे से ब्लू दिखे तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें कॉपर है, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। मिनरल्स अलग अलग तरह की रॉक्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कुछ मिलते हैं इग्नियस रॉक में, कुछ मिलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और बाकी मिलते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो या तो इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। नाउ आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो Canada, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are example of mineral found in igneous and metamorphic rocks. अब जो sedimentary rocks होती हैं, ठीक है, sedimentary rock formation of plain and young pore mountains contain non-metallic minerals like limestone. Limestone deposits of Caucasus region of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some example. Mineral fuels such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata. Mineral fuels जो coal and petroleum होते हैं ये sedimentary strata में भी पाए जाते हैं, ठीक है। Now Asia. चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। चाइना और इंडिया के पास जो है काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं। एशियन कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। यहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, ठीक है। एशिया जो हमारा पूरा कॉन्टिनेंट है, चाइना और इंडिया दोनों ही एशिया में आते हैं। तो हमारा जो ये कॉन्टिनेंट है, और भी कंट्रीज़ आती हैं, ये मोस्टली वर्ल्ड का मोर देन हाफ ऑफ द टिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाउ चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। कौन कौन सी तीन कंट्री? चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड की लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। चाइना ऑल्सो लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर।
ठीक है। कॉपर इंडिया में भी काफ़ी है, काफ़ी होता था, जैसे कि आपकी खेतरी माइन जो थी जो राजस्थान में थी, ठीक है। राइट हैंड साइड पे डू यू नो में देखिए, स्विट्ज़रलैंड के पास कोई भी मिनरल नहीं अभी तक नहीं पाया गया है। स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नोन मिनरल डिपॉजिट इन इट, ठीक है। अब यूरोप पे आते हैं, मेन चैप्टर पे आ जाइए। यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वर्ल्ड में, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर है यूरोप आपकी जितनी ये कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, the countries with large deposit of iron ore are Russia, Ukraine, Sweden and France. Mineral deposit of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia. Okay, now नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने एशियन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। जो मिनरल डिपॉजिट नॉर्थ अमेरिका में है वो 3 जोन में डिवाइडेड है। एक तो कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द एप्लेंशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, ठीक है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शील्ड रीजन। कोल मिलता है आपका एपेलेंशियस रीजन में। वेस्टर्न कॉर्डिलैरिस हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। नाउ साउथ अमेरिका के बारे में बात करते हैं। हमने 3 कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर ली, एशिया के बारे में, यूरोप के बारे में और आपके नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब हम बात करें साउथ अमेरिका के बारे में। ब्राज़ील जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। हाई ग्रेड आयरन ओर जो होता है ना उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ब्राज़ील। चिली एंड पेरू लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलीविया वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टिन के। साउथ अमेरिका के पास लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टॉस और डायमंड भी है। मिनरल ऑयल मिलता है यहाँ पे किन किन कंट्रीज़ में, वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कंबोडिया। ओके, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बाय हार्ट आपको याद करना पड़ेगा। आप ये देख लीजिए कि ये कंट्री नॉर्थ अमेरिका में है, ये साउथ अमेरिका में है, ये इतने जोन्स में डिवाइडेड है और यहाँ पर ये चीज़ मिलती है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम एक वीडियो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मैप पे इसी चीज़ की बना लेंगे, ठीक है। नाउ डू यू नो अ ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड। ग्रीन डायमंड जो होता है वो रेयरेस्ट डायमंड होता है। जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक है ना, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, they date from 4,300 million years ago, only 300 million years after the earth was formed। जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक्स है वो कहाँ मिलती हैं, वो मिलती हैं आपकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नाउ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मिनरल रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी रिच है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस किस चीज़ का, डायमंड्स का, गोल्ड का और प्लैटिनम का। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे ये कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और ये प्रोड्यूस करती हैं लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड, ठीक है। अदर मिनरल जो आपके मिलते हैं अफ्रीका में वो है कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला, ठीक है। अब अगले कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट की वर्ल्ड में। बॉक्साइट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड की भी, डायमंड की, आयरन ओर की, टिन एंड निकल की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपका कॉपर भी काफ़ी मात्रा में मिलता है, लेड मिलता है, जिंक मिलता है और मैग्नीज मिलता है। कालगोरली एंड कूलगार्डा एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, सम प्रोबेबली लार्ज, मतलब लार्ज अमाउंट में यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट मिलते हैं। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका इज़ फोरकास्टेड। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ट्रांस आर्कटिक माउंटेन्स में और क्या कहते हैं प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के पास आपका आयरन काफ़ी मिलता है और ये एरिया आपका ईस्ट एंटार्क्टिका में है। आयरन, हालांकि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन अभी होता नहीं है, ठीक है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़। कमर्शियल क्वांटिटीज़ का क्या मतलब होता है, मतलब कि इतनी क्वांटिटी में मिलता है कि इसमें आप ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हो, ठीक है। यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स का प्रयोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। जो मिनरल्स जेम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो यूजुअली हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी। उसके बाद इन्हें तरह तरह की ज्वेलरीज में सेट कर दिया जाता है। कॉपर
अलग मेटल है एंड इट इज़ यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स। कॉपर को हम ऑलमोस्ट हर चीज़ में यूज़ करते हैं, इनके कॉइन्स भी बनते हैं, इसके पाइप्स भी बनते हैं। सिलिकन बनता है, सिलिकन यूज़ होता है आपका कंप्यूटर इंडस्ट्री में इज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। सिलिकन आपका किस चीज़ से ऑब्टेन होता है? क्वार्ट्ज से। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स आयरन फ्रॉम इट्स ओर। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्ट होता है और ये यूज़ होता है आपके ऑटोमोबाइल्स में, एयरप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में और इवन की किचन कुकवेयर में। ठीक है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हम मिनरल्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये हज़ारों साल ले लेती हैं फॉर्मेशन में एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स में। ठीक है। जो इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है और जिस स्पीड से हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें कम वेस्ट करें, इनका उतना ही प्रयोग करें जितनी हमें ज़रूरत हो। ठीक है। और मेटल्स को रिसाइकिल करना एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें कि हम मेटल्स को कंजर्व भी कर सकते हैं। नाउ कम्स पावर रिसोर्सेज। सनीज मदर बिगिनस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र। सनी की मम्मा का जो दिन है वो गीज़र स्विच ऑन करके होता है। शी आयरन सनीज यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप। वो जो सनी की यूनिफॉर्म है क्या कहते हैं उसे आयरन करती हैं, फिर वो रश करती हैं किचन की तरफ टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। ठीक है। तो वो देखिए ये क्या काम कर रही हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये सारे काम हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है। सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बात। सनी की मम्मा पूछें कि क्या तुमने बात ले लिया है, आओ और खा के खाना खा लो। ठीक है। calls out mother by preparing breakfast on the gas stove for Sunny. While going to school, Sunny forgets to switch off light and fans. अब जब सनी जो है अपने स्कूल जा रहा है तो वो क्या लाइट एंड फैन जो है वो ऑफ़ करना भूल गया है। जब उसकी मम्मा स्विच ऑफ करती हैं, शी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटी मे बी मोर कम्फर्टेबल बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी हैज़ लेड टू अ वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए इतनी ज़्यादा जो है आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो उसकी मम्मा यही सोच रही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लाइफ तो ईजी हो गई है बट इतनी ज़्यादा कंजप्शन की वजह से डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा ग्लिच आ गया है। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है लाइफ स्टाइल भी बहुत तेज़ी से हमारा चेंज होता जा रहा है। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। देखिए हम सब जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी लाइफ अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। किसी दिन इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हमें कितनी परेशानी होती है। ठीक है। वी नीड पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है कन्वेंशनल रिसोर्सेज और दूसरी होती हैं हमारी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होती हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? वो होती हैं जो यूज़ में हों बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कि फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। फायरवुड क्या होती है? देखिए ये बेसिकली कुकिंग के और हीटिंग के काम आती है। हमारी कंट्री में मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज बाय विलेजर कम्स फ्रॉम फायरवुड। मतलब जो हमारे विलेज में एनर्जी यूज़ होती है उसमें मोस्टली 50% एनर्जी वो किससे आती है? फायरवुड से आती है। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuels. अब देखिए fossil fuels क्या होते हैं? जो एनिमल्स की डेथ हो गई थी या जो प्लांट्स बरी हो गए थे, ये सब जो है ज़मीन के नीचे बरी हो गए थे और ये हीट और प्रेशर में इतने टेम्परेचर के अंडर ये क्या हुआ? ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। अब ये जो मिनरल्स हैं ना ये बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे अर्थ में फैले हुए हैं, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है ये। और जिस रेट पे हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो इनके रेप्लेनिशमेंट से बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। तो ये जो है ऐसा माना जाता है कि ये सारी जो रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं ये हमारी, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। फिगर 3.9 में देखिए एक वुमेन जो है वो कैरी कर रही है फायरवुड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसमें 7 स्टेट्स हैं। ठीक है। 8 स्टेट हैं इंक्लूडिंग सिक्किम। नाउ कोल के बारे में बताता है, ये सबसे ज़्यादा एविडेंटली मिलने वाला फॉसिल फ्यूल्स है, सबसे ज़्यादा मिलता है ये।
ये डोमेस्टिक फ्यूल के काम आता है, ये इंडस्ट्री में काम आता है, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन में काम आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी कोल के थ्रू बनती है उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। जो द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो when giant ferns and swamps got buried inside the layer of the earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. कोल को हम buried sunshine भी कहते हैं क्योंकि ये मिलियन ऑफ ईयर्स बैक बना था किन चीज़ों से, बड़े बड़े फर्न्स और स्वैम्प थे जो अर्थ की लेयर्स में बरी हो गए। ठीक है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड के जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर है वो कौन कौन है? चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, रशिया है, साउथ अफ्रीका और फ्रांस है। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया की जो कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है वो कौन सी है? रानीगंज है, झाड़िया है, धनबाद है, बोकारो है झारखंड में। ठीक है। नाउ पेट्रोलियम, वर्ड ओरिजिन देखिए, राइट साइड पे देखिए लिखा हुआ है, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा विच मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। पेट्रोलियम का क्या मतलब होता है? रॉक ऑयल होता है। पेट्रोलियम दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीजिंग बोथ बिगेन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। अब जो हमारी क्या कहते हैं ऑयल, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग, जिस चीज़ की वजह से आपकी कार चल रही है, ठीक है, और जिस ऑयल की वजह से आपकी साइकिल स्क्वीकिंग कर रही है, ये दोनों जो हैं किस चीज़ से चलें? थिक ब्लैक लिक्विड, जिसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक एंड इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड। ये जो है रॉक्स के लेयर में मिलती है और इसे ड्रिल किया जाता है ऑयल फील्ड्स में, लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के पास के जो एरिया होते हैं। उसके बाद इसे भेजा जाता है रिफाइनरी में, जहाँ पे इसे प्रोसेस किया जाता है, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे इसकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि आपका होता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और उससे बनने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। द चीफ पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर दिग्बॉय इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। ठीक है। नेचुरल गैस पहले डू यू नो देख लीजिए। Compressed natural gas CNG is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel. ठीक है। इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल का मतलब हुआ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ये। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल के हिसाब से काफ़ी कम आपका पोल्यूशन करता है। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज़ रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। ठीक है। नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही मिलता है, और ये रिलीज़ कब होता है? जब क्रूड ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है। नाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल में कैसे? आपका ये सिलेंडर्स वगैरह में, ठीक है, और इंडस्ट्रियल फ्यूल में काम आता है ये। रशिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। कौन कौन सी कंट्री हुई आपकी? रशिया हुई, आपकी यूनाइटेड किंगडम हुई, नीदरलैंड्स हुई और नॉर्वे हुई। ठीक है। इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, सम ऑफ द and some area of offshore in Mumbai have natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own. Natural gas जो है थोड़ी कम मात्रा में मिलती है, हर कंट्री के पास natural gas reserve नहीं है। The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. जो हमारा कंजप्शन है ना फॉसिल फ्यूल्स का, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से हमारे फॉसिल फ्यूल डिप्लीट हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये बर्न करते हैं ना तो ये टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है। जब भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो इनसे क्या होता है, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट में, और ये कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है। क्योंकि इससे गर्मी बढ़ रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। अब इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को तो नुकसान होगा ही होगा, और ये फॉसिल फ्यूल्स भी कम्प्लीटली डिप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। दिस हैज़ लेड टू टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। अब इसी वजह से क्या हुआ है, इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब कंट्रीज़ ने अडेप्ट करा है कि हम क्या करेंगे,
हम क्लीनर ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल ढूंढेंगे, जैसे हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, हम विंड और सोलर पावर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ लेफ्ट साइड पे डू यू नो देखिए, नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वर्ल्ड में कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले पानी से बिजली बनाई थी? नॉर्वे थी, ठीक है। हाइडल पावर, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। रेन वाटर या जो कि हम डैम में स्टोर कर लेते हैं, क्या होता है कि इस पानी को ना हाइट से गिराया जाता है, ठीक है। तो जो पानी गिरता है ना, ये टर्बाइन पे गिरता है, ठीक है। द फॉलिंग वाटर फॉल्स थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। और वो डैम जो टर्बाइन ब्लेड्स होते हैं वो डैम के बिल्कुल नीचे प्लेस कर दिए जाते हैं। अब ब्लेड जो होते हैं जब पानी गिरता है ना तो मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसे हम क्या कहते हैं? इस इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर इरीगेशन। अब ये जो वाटर डिस्चार्ज कर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसका इस्तेमाल होता है इरीगेशन में, ठीक है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। इस वर्ड की हमारे क्या कहते हैं, वर्ड की जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर प्रॉग, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। Some important hydel power station in India are Bhakra Nagal, Gandhi Sagar, Nagarjuna Sagar and Damodar Valley projects. अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती हैं? देखिए, द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लीडिंग टू शॉर्टेज, क्योंकि हम इसे स्पीड पे यूज़ कर रहे हैं कि अब ये कम पड़ने लगा है। ये माना जाता है कि अगर हम इसी रेट पे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते रहे तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। मोरोवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसके इस्तेमाल से इन्वायरमेंट में भी काफ़ी पॉल्यूशन हो रहा है। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी सोलर एनर्जी जो सन से मिलती है, विंड एनर्जी जो एनर्जी आपको विंड से मिलती है, टाइडल एनर्जी जो आपको समुद्र में टाइड जाती हैं उससे मिलती है, और ये सारी क्या हैं? ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। सबसे पहले हम सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। देखिए, सन की जो एनर्जी है, धूप जो है, वो हमें रोज़ महसूस होती है। सोलर एनर्जी ट्रैप फॉर द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी जो है, जो हम ट्रैप करते हैं सन से, वो सोलर सेल में ट्रैप हो जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इन सोलर पैनल्स टू जनरेट power for heating and lighting purposes. The technology for utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries. Tropical countries में sunlight जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, बेनिफिट भी यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, beside being used for community lighting and traffic signals. मतलब कि ये हर चीज़ में यूज़ करी जा सकती है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमें धूप से मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ट देखिए, विंड एनर्जी के यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, विंड एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है? पोल्यूशन नहीं होता है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, सेफ एंड क्लीन। डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन करती है, विंड मिल जो है, जो सेटअप होता है इसका, वो बहुत कॉस्टली होता है, रेडियो और टेलीविज़न रिसेप्शंस में ये प्रॉब्लम करती है, ठीक है। और ये हार्मफुल होती है बर्ड्स के लिए, क्योंकि जो इसके ब्लेड चलते हैं ना, बर्ड्स क्या होता है, कभी कभी उनसे टकरा जाती हैं, ठीक है। नाउ सोलार एनर्जी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सोलार एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल है, नॉन पोल्यूटिंग है। डिसएडवांटेज है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है और एंड डिफ्यूज सोर्सेज टू गेट वेस्टेड। नाउ टाइडल एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है? नॉन पोल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टेबल है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, देखिए समुद्र जो है यहाँ पर आपकी वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ रहती है। अब वो एरिया आप ऑक्यूपाई कर रहे हो टाइडल एनर्जी घेरने के लिए, तो उनका तो घर जा रहा है ना, तो वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करती है, और बहुत मुश्किल होता है ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो टाइडल एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस देख लीजिए। एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफ़ी अमाउंट में ये एनर्जी एमिट करती है, लेकिन डिसएडवांटेज होते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के साथ साथ रेडियो एक्टिव वेस्ट भी जनरेट होता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए।
और न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। बायोगैस के एडवांटेजेस क्या हैं? लो कॉस्ट, ईजी टू ऑपरेट, मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसकी वजह से आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ता है। अब जियोथर्मल एनर्जी देखते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये क्लीन और इको फ्रेंडली होती है और हमेशा अवेलेबल होती है, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये सिटी से बहुत फार अवे लोकेटेड होती है और इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना फिर काफ़ी महंगा पड़ जाता है। जियोथर्मल एनर्जी वो होती है, कभी आपने देखा है कि हमारे ज़मीन के अंदर से जो गर्म पानी वगैरह निकलता है, ठीक है, जो थर्मल एनर्जी होती है हमारे अर्थ की, ठीक है, हमारे अर्थ का इंटीरियर गर्म है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो बनती है उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। नाउ विंड एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। विंड जो है इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कितना भी इसे यूज़ कर लो ये ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमेमोरियल। देखिए, जो विंड मिल्स हैं उनका जो आपके ग्रेन्स होते हैं उन्हें ग्राइंड करने में और वाटर को लिफ्ट करने में बहुत पुराने टाइम से ही यूज़ होता है। इन मॉडर्न टाइम्स विंड मिल्स, द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये जनरेटर से कनेक्टेड होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। Wind farms having cluster of such windmills are located in coastal region and in mountain passes। ये जो होते हैं, जो आपके विंड मिल्स होते हैं, ये कोस्टल रीजन में का जहाँ समुद्र होता है या फिर जहाँ माउंटेन्स होते हैं, जहाँ हवा बहुत बहुत अच्छी होती है, वहाँ प्लेस होते हैं, ठीक है, जहाँ हवा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेडी होती है। Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy production, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर पावर देख लेते हैं। न्यूक्लियर पावर किससे ऑब्टेन होती है? ये ऑब्टेन होती है एनर्जी जो एटम्स के न्यूक्लियाई में सिचुएटेड होती है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। दीज फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। ये कौन से प्रोसेस के अंडरगो करते हैं पावर जनरेट करने के लिए? न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर USA एंड यूरोप। जो आपके न्यूक्लियर पावर की सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करती हैं वो है USA और यूरोप। इंडिया में राजस्थान और झारखंड के पास सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं यूरेनियम के। थोरियम जो है लार्ज क्वालिटी में मिलता है मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में जो मोनोजाइट सैंड्स है वहाँ पर थोरियम बहुत लार्ज क्वालिटी में मिलता है। इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ लोकेटेड है? कालापक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान में और नरोरा उत्तर प्रदेश में। कहेगा आपका है कर्नाटका में। नाउ जियोथर्मल एनर्जी, हीट ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो हीट अर्थ से ऑब्टेन्ड होती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। अर्थ के इनसाइड का टेम्परेचर है ना स्टेडीली इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं वैसे वैसे गर्म होता जाता है। सम टाइम द हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। अब कभी क्या होता है कि हॉट स्प्रिंग्स के रूप में पानी जो है अंदर से आता है अर्थ के, ठीक है, वो बहुत ही गर्म होता है। दिस हीट कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और इस हीट के थ्रू हम पावर जनरेट कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज फॉर cooking, heating and bathing for several years. USA has the world's largest geothermal power plant followed by New Zealand, Iceland, Philippines, Central America. इंडिया में जियोथर्मल प्लांट जो हैं वो लोकेटेड हैं मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और पूगा वैली लद्दाख में, ठीक है। नाउ टाइडल, राइट हैंड साइड पे डू यू नो देखिए, द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस। सबसे पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन कहाँ बना था? फ्रांस में बना था। टाइडल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। और टाइड्स कहाँ होती हैं? ओशंस में आती हैं। टाइडल एनर्जी को हार्नेस हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी ड्यूरिंग हाई टाइड। जब हाई टाइड होती है ना तो जो एनर्जी होती है टाइड की वो टर्बाइन को टर्न करने के काम आती है, ठीक है, जो कि डैम पे इंस्टॉल्ड इन द डैम, टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
रशिया, फ्रांस एंड गुल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मील फार्म्स। कहाँ कहाँ है? रशिया में है, फ्रांस में है, और इंडिया में गुल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में क्या कहते हैं आपके कि टाइडल मिल फार्म्स हैं, ठीक है। नाउ बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटीरियल, एनिमल डंक एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। कि जितने भी हमारे वो जैसे डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल मटेरियल होते हैं, एनिमल डंक होते हैं, या किचन वेस्ट होता है, ये हम एक गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू इन बायोगैस डाइजेस्टर टू एमिट बायोगैस विच इज़ एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस किसका मिक्सचर है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का। बायोगैस एकदम एक्सीलेंट फ्यूल होता है फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर each year. Now energy is everywhere but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. अभी कह रहा है एनर्जी तो हर जगह है बट इसे हार्नेस करना और एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी कॉस्टली है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। सबसे पहले तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिल रही है और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम कमरे से उठ के जा रहे हैं, अपने रूम से उठ के जा रहे हैं, तो हमें सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो बंद कर देने चाहिए, ठीक है। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अब एक्ट करिए और एक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर बनाइए, ठीक है। सो ये एक्सरसाइजेज, इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे। और अगर इस चैप्टर में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जैसा डाउट होगा उस हिसाब से हम एक नई वीडियो बना लेंगे, ठीक है। Thank you so much. I hope you like the video. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much.